नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया के एक खास कार्यक्रम जन सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आज हम फिर से मौजूद है कुछ अहम और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सरोकार के लिए। हमारे देश में लॉकडाउन वक्त से पहले ही हो गया, जो कि एक अहम और अच्छा फैसला था क्योंकि वो जनता के हित में था। लेकिन प्रवासी मजदूरों के माध्यम से ये सभी को दिख गया कि प्रशासन की इम्प्लीमेंटेशन कितने पानी में थी। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। तो किस तरह से आप आम जनता को या फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को या केजरीवाल जी को आप ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अगर जनता को बताएंगे तो वो सही हो जाएगा? मेरे पास पूरे देश में व्यवस्थित तौर पर किस तरह से लॉकडाउन को खत्म करके सारे देश में सारी आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बाजार, मंडियां सब चालू की जा सके, उसकी पूरी वृहद योजना है। ये बात मैंने अरविंद केजरीवाल से पहले भी कही थी जब उन्होंने ऑड इवेंट सिस्टम जो है दिल्ली में शुरू किया। हमारा कहने का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है आप एक किनारे रखिए। अगर आप जो है स्कूलों का टाइम अलग कर दें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टाइम अलग कर दें और प्राइवेट कंपनियों का टाइम अलग कर दें, सरकारी ऑफिसों का टाइम अलग कर दें और खाद्य सामग्रियों की जो है मंडियों का और दुकानों का खुलने का टाइम अलग कर दें, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों का अलग कर दें और जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसका एक टाइमिंग अलग कर दें, एक रोटेशन सिस्टम बना दें जिस तरीके से सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों का परिवहन, आवाजावन और उनके मार्केट और मंडियों का खुलने की व्यवस्था करें। उसके बाद जो है दोपहर में जो है स्कूली बच्चों का करें, शाम को जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है व्यवस्था करें। सरकारी अस्पताल और सरकारी कार्यालय जो है सवेरे खोले 10 बजे से और उनको जो है 5 बजे तक बंद कर दें। इसी तरह से जो है प्राइवेट जो संस्थान हैं उनको जो है आप 3 बजे से खोलें और उनको आप रात में जो है 1 बजे बंद करें। तो इस तरह से जो है परिवहन का जो जोर पड़ता है सड़कों पे, ट्रैफिक और प्रदूषण की जो हालत खराब होती है वो भी नहीं होगी और सारे काम एक योजनाबद्ध तरीके से जो है पूरे देश में होते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेट की क्या हालात है ये आप देख ही सकते हैं, नहीं केवल प्राइवेट सेक्टर में बट पब्लिक सेक्टर में भी। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पहले क्या हालात थी और अब कितनी बदतर हो चुकी है। इसी के अलावा जो ताज़ा मामला है वो NINL का है, जहां महीनों से लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से किसी को सब्जियां बेचनी पड़ रही है तो किसी को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये NINL का पूरा क्या मामला है, आइए देखते हैं। सरोकार सिर्फ समाचार ही नहीं, समस्या का भी समाधान। अभी जो NINL है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NINL का बेसिकली फुल फॉर्म है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जिसे प्राइवेटाइज करने के लिए जो कैबिनेट थी उसने मंजूरी दे दी है। उड़ीसा में जो नीलांचलम इस्पात निगम है इसमें विनिवेश करने का एक नया तरीका भी आप देखेंगे कि जैसे मोदी सरकार के कार्यकाल में विनिवेश हो रहे हैं, वो विनिवेश मजदूरों के पक्ष में रोजगार बढ़ाने वाले
और महत्वपूर्ण है कि पारदर्शी तरीके से ये होते हैं। और आज तक हुए बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट में 51% मालिकाना हक ये सरकार के पास ही रहता है। इस बार नीलांचल इस्पात में जिनके मुख्य शेयर है MMTC मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देन NMDC मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मेकॉन भेल हमारे पास जो है, और ओडिशा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, इन 6 संस्थाओं के जो नीलांचल इस्पात में शेयर्स है उसका कुछ पार्ट ये डिसइन्वेस्ट करेंगे। जो नया ऑक्शन में विजयी होगा उसको ये शेयर मिलेंगे। उससे नीलांचल इस्पात का रूप बदलेगा, रोजगार बढ़ेगा, नया तकनीक आएगा और देश के विकास में इस इस्पात ने पहले इतिहास में भूमिका बजाई है, तो वैसी ही महत्वपूर्ण भूमिका करेंगे, ये मुझे विश्वास है। पहले गवर्नमेंट के अंडर थी और अब ऑक्शन स्टेज के बाद जिसने इसे खरीदा है उसके अंडर ये आ गई है। लेकिन एक चीज आपको ये बता दें कि ये पूरी की पूरी जो इसकी PSEs थी वो पूरी गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। अब CCEA का बहुत नाम आता है, तो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं है, एक कमेटी है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वही फैसला लेते हैं PSUs को लेकर। तो ये जो कमेटी है इसी ने इसको प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो CCEA है उसने 6 के 6 PSEs को प्राइवेटाइज करने के लिए मंजूरी दे दी है। और जो एम्प्लॉयज हैं NINL के, उनके 3 से 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। इस वजह से कुछ लोग जो हैं वो सब्जियां बेचने पर मजबूर हैं और कुछ लोग कोरोना काल में सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। इसी के साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि 10,000 ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे परिवार हैं जिनका लाइवलीहुड इस NINL पर डिपेंड करता है। तो अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, उनकी सैलरी नहीं आएगी, तो उनका घर कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक मिनिस्टर ने, वहीं के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इसके विरोध में। जरा वो सुन लीजिए आप। Neelachal Ispat Nigam Limited, NINL Odisha, is a joint venture company of MMTC Limited and Government of Odisha through Epicol and OMC Limited. Sir, this is a 1.1 million ton integrated steel plant with 2,500 acres of undisputed land sufficient for expansion up to 10 MTPA, captive mine of 110 million ton of estimated reserve and mining lease for 50 years. Around 10,000 people are dependent on NINL for livelihood. Sir, MMTC has decided to divest share in NINL, and this resulted in the blowdown of the blast furnace since June 2019. The employees have been demanding the merger of this NINL with either SAIL, RINL, NMDC or any PSU. But unfortunately, the central government has cleared way of privatization, approving proposal of strategic disinvestment of 100% equity shareholding in NINL without any investigation. Sir, would urge upon the government, Ministry of Steel, to withdraw the decision taken of privatization, immediate infusion of working capital for commencing production, resumption of payment of wages of employees and workmen. Thank you, sir. स्टिल अगर प्राइवेटाइज हो भी रहे तो इसके बाद गवर्नमेंट को अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज करना चाहिए, क्योंकि ये फेल भी हो सकता है कंपटीशन के चक्कर में, जैसे कि UK और US में हुआ। बट एक तरीके से जापान में रेलवेज का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अगर हम US की बात करें तो US ने अपने सभी स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दिया था, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में सभी स्कूल्स ने अपनी फीस का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया, जिसके लिए गरीब वर्ग के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए स्कूल जाना अफोर्डेबल ही नहीं रहा। तो वहाँ पे तो वो एक तरह से बिल्कुल फेल हो चुका था। लेकिन जापान में क्या हुआ, जापान ने अपने सारे रेलवेज जो थे, इवन जितने भी इक्विपमेंट्स उसमें यूज होते हैं, सबको प्राइवेटाइज कर दिया। बट उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और सभी पर एक तरीके से इम्पोज किए, जिसकी वजह से जापान में प्राइवेटाइजेशन रेलवे के सेक्टर में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो PSUs प्राइवेटाइज हो या ना हो, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत की कमाई यानी कि उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी, तो उनके मन में एक विश्वास जो उनके प्रतिनिधि को लेकर है वो एक तरीके से कम होने लगेगा। और एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि अगर ब्लेम किया जाए तो आखिर किसको किया जाए।
इसके अलावा 10 जून से एक सेव पब्लिक सेक्टर सेव इंडिया मुहिम शुरू हो रही है। शुरू कर रहा है आरएसएस का एक संगठन बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ, और ये मुहिम शुरू कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सरकार जो प्राइवेटाइज कर रही है सेक्टर्स को वो मजदूरों के हितों में नहीं है, और ना ही सरकार ने किसी भी मजदूर संगठन से एक बार भी बातचीत की है। तो भाई ये तो ओवरऑल देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नाउ मूविंग ऑन टू दैट NINL वाला इशू, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। इस कोरोना काल में कुछ लोग सब्जियां बेचने को मजबूर है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको कितनी कवरेज मिली है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कहाँ बिजी है? लेट्स हैव अ लुक। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज इस स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। क्या है, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहाँ एक एक को, जैसे यहाँ ठोके आके ठोकूंगा, मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, तरह से हम काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। चुनाव के मौसम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ता देश की जनता को बहलाने, फुसलाने और भ्रमित करने में लगे हुए हैं। लेकिन मीडिया, जिसकी भूमिका देश के निर्माण में और नागरिकों की समस्याओं को जग जाहिर करने में महत्वपूर्ण होती है, वो भी पक्षपाती और बिकाऊ होता चला जा रहा है। देखा जाए तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर पत्रकारिता करने में रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी ये घुमा फिरा कर हर बात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या उसके पक्ष में लेके चले जाते हैं। इसी तरह रवीश कुमार, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, प्रण प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सारी बुराइयां दिखाई देती हैं, और वो हर मामले में, हर कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन में कांग्रेस का महिमा मंडन करते हुए दिखाई देते हैं। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के लिए ये चीज़ बहुत घातक है, और लोकतंत्र के लिए भी ये सही नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पत्रकारिता वो निष्पक्ष, निर्भीक होना न्याय जरूरी है, जो हमारे आज के पत्रकार समूह और न्यूज चैनल भूल गए हैं। यूं तो हमारे देश में लाखों न्यूज़पेपर और हजारों न्यूज़ चैनल्स हैं। आज का मीडिया पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। वक्त के साथ सामाजिक मूल्यों में भी गिरावट आई है। जर्नलिज्म भी इससे अछूता नहीं है। आज की पत्रकारिता की चुनौतियों को सरोकार आपकी सहायता के बिना नहीं झेल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे पूरी तरह से प्रकाशित या प्रसारित हों, तो सरोकार मीडिया को जरूर सहयोग करें। सरोकार का बैंक विवरण आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग माय डियर फ्रेंड बन चुके हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जर्नलिज्म की फील्ड में जो जर्नलिज्म के एथिक्स पर चलने वाले हैं, जिनके लिए इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है। वो प्रशासन के लिए जनता से नहीं लड़ते हैं, वो जनता के लिए प्रशासन से लड़ते हैं। एक ऐसे ही पत्रकार है सिराज साहिल जी, जिनका जब हमने 25-26 साल का करियर उठाकर देखा तो ना ही उसमें हमें कहीं चाटुकारिता दिखी और ना ही सत्ता से दबने का कोई वाक्य। 13 दिसंबर 2001, ये तारीख आप सभी को याद होगी। पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला हुआ था।
इसी दिन गेट नंबर 5 पर तैनात एक होमगार्ड को गोली लगती है और वो जख्मी हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नौकरी पर वापस आती है तो ये पता लगता है कि एक बेल्ट पर 2 होमगार्ड चलाए जा रहे हैं। फिर मिलता है दिलासा और आज तक भी फैसला नहीं मिला। इनकी लड़ाई लड़ी पत्रकार सिराज साहिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने दुनिया को सच्चाई बताई, द वर्ड करप्शन की। इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, सोचिए उस पिता पर क्या गुजरेगी जिसकी बेटी, पत्नी और मां का बलात्कार हुआ हो। बिहार के ऐसे ही एक पिता की लड़ाई लड़ रहे हैं पत्रकार सिराज साहिल जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में कुछ नए मुद्दों के साथ जो आपके लिए भी बहुत अहम है और हमारे लिए भी, साथ ही साथ पूरी जनता के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सरोकार मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप सरोकार मीडिया को Instagram, Facebook और LinkedIn, Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।